मुद्दा में आज बात करेंगे चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर। पिछले कई महीनों से चल रही बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का समापन अब कांग्रेस हाईकमान की मौजूदगी में होने जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद गुरुग्राम पहुंचकर इस यात्रा में शामिल होंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल की एंट्री से क्या समीकरण बदले हैं, यात्रा से दूरी बनाने वाले किन नेताओं ने अब यू टर्न ले लिया है और राहुल गांधी के आने से निकाय चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का समापन हरियाणा कांग्रेस के भीतर चल रहे सियासी समीकरण का अहम पड़ाव बन गया है। दरअसल साल 2025 से चल रही यात्रा से हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दूरी बनाकर रखी, लेकिन अब वही बड़े नेता खुद यात्रा में शामिल होने की जानकारी दे रहे हैं। कारण है गुरुग्राम में होने जा रहे समापन समारोह में राहुल गांधी की मौजूदगी। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने जनता से अपील की है कि वे इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मौजूदगी से यात्रा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। सद्भाव यात्रा कल 8 मई को बादशाहपुर गुड़गांव में होगी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम सबके प्रिय नेता राहुल गांधी जी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। खांडसा चौक गुड़गांव दोपहर में 3 बजे इस यात्रा का शुभारंभ होगा। मेरा आप सभी से, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी कांग्रेस जन से, कांग्रेस के सभी नेताओं से और हरियाणा के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लें, ताकि यात्रा की शोभा और उसकी भव्यता में चार चांद लगें और हम राहुल जी का एक भव्य आयोजन में स्वागत कर सकें। यात्रा का समापन कल का एसडी स्कूल पर होगा, जहां पे राहुल जी आप सभी को अपना संदेश भी देंगे। मेरा फिर से अनुरोध, कल 3 बजे खांडसा चौक गुड़गांव में इस यात्रा में भागीदारी करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सद्भाव यात्रा का मकसद तो संगठन को मजबूत करना और जनता के बीच कांग्रेस की मौजूदगी को सक्रिय बनाए रखना बताया गया, लेकिन शुरुआत से ही कांग्रेस के भीतर इसे लेकर विरोधाभास दिखाई दिया। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जैसे नेताओं ने यात्रा से दूरी बनाए रखने की बात की। इसे कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा मानने के बजाय बृजेंद्र सिंह की निजी पहल बताया। हालांकि अब हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। हुड्डा साहब, कल राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, गुड़गांव यात्रा में पहुंच रहे हैं, तो आप लोग जाएंगे? जब उनका कार्यक्रम आएगा, हमारे नेता आएंगे तब जाएंगे। बहरहाल बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी की सीधे उपस्थिति के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। देखना होगा कि क्या हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता आंतरिक गुटबाजी भूलकर मंच पर साथ आएंगे और क्या ये यात्रा हरियाणा कांग्रेस में एक नई ऊर्जा ला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कुल मिलाकर बृजेंद्र सिंह की यात्रा में हाईकमान की एंट्री होने जा रही है और यात्रा में राहुल की एंट्री से क्या कांग्रेस के हालात बदलेंगे, समीकरण बदलेंगे, गुटबाजी पर लगाम लगेगी और जिन नेताओं ने इनसे दूरी बनाकर रखी थी, यू टर्न आखिरकार क्यों लेना पड़ा, इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा आगे जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार जी, आपका भी बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी आगे जुड़ेंगे। शुरुआत दीपक जी आपके साथ कर रही हूं। राहुल गांधी की एंट्री से क्या समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यात्रा को लेकर चर्चाएं तो हो रही थी, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनके बयान कुछ इस तरह के भी सामने आए कि पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। क्या मजबूरी में अब शामिल होना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं? नोटिस जारी किया गया है पार्टी की ओर से। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी जय सिया राम जी। और इसी के साथ जो साथी प्रवक्ता हैं रामराज जी, उनको जय सिया राम। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और जो बात आप मेरे से पूछ रही हैं कि एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है।
ये केवल मात्र विपक्ष का जो है भ्रम फैलाने की आदत है। वो कहते थे कि अंग्रेज चले गए, अब अंग्रेजों के बाद ये आ गए हैं। इनको सिर्फ यही काम है कि हुड्डा साहब के पीछे लग जाओ, हुड्डा साहब को छोड़ो तो शैलजा जी के पीछे लग जाओ, शैलजा जी को छोड़ो तो रणदीप सुरजेवाला जी के पीछे लग जाओ। आप ये देखिए कि कांग्रेस की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के अंदर पिछले कई समय से साल के अंदर 2-2, 3-3 बार आ रहे हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है, मैं वीरेंद्र सिंह जी ने जो ये यात्रा शुरू की थी, विजेंद्र सिंह जी ने, हमारे जो पूर्व सांसद भी रहे, मैं कहता हूं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन्होंने ये जो सद्भावना यात्रा की शुरुआत करी, ये मॉडल हमारा ऊपर से ही राहुल गांधी जी के निर्देश से ही जो है ये यात्रा बनी थी। इस यात्रा के अंदर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस का हाथ और भाईचारे के साथ, हम सदा भाईचारे को बना के रखते हैं, जाति प्रथा से दूर रहते हैं। हमारे लिए सभी जातियां सम्मानित हैं, सभी धर्म सम्मानित है। हम धर्म में, हमारी धर्म की एक ही बात है कि धर्म में जो इंसानियत है, हम उस इंसानियत का सम्मान करते हैं। और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, और भाजपा तो इंसानियत का क्या सम्मान करती है ये इनको खुद पता है। ये अपने आईने में खुद देख ले कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। मैं धन्यवाद करूंगा साथियों का, जिन लोगों ने इस यात्रा के अंदर भाग लिया। कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि कई बार जो हमारे बाकी नेता थे वो किसी कारण से कहीं नहीं पहुंच पाए, उनको बाकी काम दिए गए थे। ऐसा तो नहीं होता कि बीजेपी अगर कोई काम करती है या बीजेपी अगर कोई भी अपना कोई प्रोग्राम करती है तो उसमें सारा का सारा बीजेपी का कैडर ही पहुंच जाता है। कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते। आज मुझे संगठन की जिम्मेवारी है, मैं आज एक अपनी कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो मैं यहां बैठ के काम कर रहा हूं। और कुछ लोग चुनाव में फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ यात्रा में काम कर रहे हैं। मैं आपको इस यात्रा के परिवेश में एक बात और बता देना चाहता हूं। ये केवल हरियाणा, हमारे लिए बड़ी खुशी और बड़ी हर्ष की बात है कि कांग्रेस की जो राज्य स्तरीय यात्रा है वो हरियाणा से शुरू हुई। और मैं धन्यवाद करूंगा राहुल गांधी जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का, शेरे हिंद का, कि जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई वो पूरे भारत में घूमी। और इसी प्रकार हम सभी राज्यों में ये सद्भावना यात्रा चलाएंगे। ये उसी की दी हुई, उन्हीं की प्रेरणा से जो है ये यात्रा चल रही है। इसमें बड़ी खूबसूरती की बात है कि तकरीबन हमारे ज्यादातर नेता इसमें पहुंचे हैं और बाकी नेता भी कल वहां पहुंचेंगे। हमारा कोई ये एक भ्रम ना फैलाएं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। हम सभी का सम्मान करते हैं, उसमें चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो राव नरेंद्र सिंह जी को देखिए, अभी मेयर चुनाव चल रहा है और नगर पालिका चुनाव चल रहा है। हमारे सारे नेता, चाहे उसमें रणदीप सुरजेवाला जी हैं, उसमें शैलजा जी हैं, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनके साथ हमारे भाई जो सदा 24 घंटे दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा में घूमते रहते हैं, ऐसे कर्मठ साथी जो हैं। और इसी के साथ भाई वीरेंद्र सिंह जी जो पूर्ण रूप से इस यात्रा के अंदर अपना समर्पण लगाए हुए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा भाई विजेंद्र सिंह जी का। हाँ जी, हाँ जी। इतनी तारीफ आज आप यात्रा की कर रहे हैं, विजेंद्र सिंह की कर रहे हैं। इसके पहले इतनी तारीफ के शब्द हमने बड़े नेताओं के मुंह से क्यों नहीं सुने यात्रा को लेकर? और सवाल तो सर बयानों पर उठते हैं ना। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आप पूरा सवाल सुन लीजिए सर, फिर मैं आपका जवाब सुनूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी की आधिकारिक यात्रा तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर राहुल गांधी कोई चुनावी सभा करते हैं, जनसभा करते हैं, उसमें जरूर शामिल होऊंगा। ये उनका बयान था। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब अचानक से यू टर्न ले लिया क्योंकि नोटिस पार्टी की तरफ से जारी किया गया है कि आपको शामिल होना है। जी देखिए, आप मुस्कान जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो बात आप कह रही है, ये आपकी तरफ से जो आप हमारे से जो क्वेश्चन करने जा रही हैं, मैं उसका सही जवाब दूंगा। देखिए, कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस में संगठन के तौर पर सबको अपनी अपनी जिम्मेवारियां दी जाती हैं। अब ब्रजेंद्र सिंह जी ने एक आईएएस ऑफिसर रहे, वो सांसद रहे, वो उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया।
आपको बता देता हूं 5 अक्टूबर 2025 को ये यात्रा शुरू हुई थी और हरियाणा के 90 विधानसभा में इस यात्रा को पूर्ण किया गया। इसके साथ 2800 किलोमीटर जो है उन्होंने पैदल यात्रा करी। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा, अगर भारत जोड़ो यात्रा आज मैं विपक्ष के जितने भी हमारे साथी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इस बात को समझे कि जो विपक्ष था, विपक्ष को एकजुट और एक ही धागे में परोने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और कुछ अपने वैचारिक जिनके मतभेद कुछ छोटे मोटे अगर किसी हर पार्टी में होते हैं, अगर कोई मतभेद हुए होंगे तो देखिए उसके बारे में वो आपस में, ये हमारी पार्टी का मैटर था, वो सोल्व हो गया। अगर हमें एक साथ मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी को इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि अगर हम एक होकर चल रहे हैं तो, और अगर आज कांग्रेस एक होकर चल रही है तो इनको डर लग रहा है कि कल को हमारे साथ ये जो भय का वातावरण है, भूमाफिया का वातावरण है, अनएम्प्लॉयमेंट का वातावरण है, इस पे किसानों की समस्याओं का मतलब ये है, SIR जिसमें लाखों वोट काटे जा रहे हैं। मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि मतलब इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, किसानों की मजबूरी पे बात नहीं करेंगे, केवल मात्र अगर बात करेंगे तो कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस के अंदर जो है फूट है। ये बातें कर 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 इन्होंने अपनी सत्ता हासिल कर ली। अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, अब उन बातों का ना कोई समय है। निकाय चुनाव के बीच में तो बात तो सर उसकी भी होगी, हालांकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी जवाब ले लेती हूँ। मैं लौटती हूँ आपके पास। रामराजी शर्मा जी, एकजुटता का संदेश देने की मुस्कान जी एक मिनट मेरा टाइम काट लीजिएगा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कंप्लीट कीजिए जी। एक मिनट आप देखिए, मेरी बात सुनिए। अब यात्रा की खूबसूरती क्या है कि हम एक एक व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं, हरियाणा के एक एक व्यक्ति को हम टच कर रहे हैं। ये कांग्रेस की यात्रा है, ये सद्भावना यात्रा कांग्रेस की है और मैं धन्यवाद दूंगा सभी नेताओं का और आदरणीय राहुल गांधी जी का। वो कल आ रहे हैं, इस यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। अगर कोई छोटा मोटा मनमुटाव किसी का था तो वो खत्म हो गया। ये सब में होता है, इनकी पार्टियों में इतना कुछ, इनके तो ऑन स्टेज के ऊपर जो है इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है गुत्थम गुत्थी करते हैं, तब इनको समझ नहीं आती। और आज जो भाजपा बनी बैठी है ये कांग्रेस की ही तो बी टीम है। कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ कर, उनको डरावा दे देकर आज इन्होंने सत्ता हासिल कर ली, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया इन्होंने। बयान है सर, अक्सर इनेलो को बी टीम बताया जाता था, अब तो बीजेपी को कांग्रेस की बी टीम बता रहे हैं। चलिए जवाब लेंगे इस पर भी। रामराजी जी, कांग्रेस तो कह रही है गुटबाजी, सच्चाई है, हमारे जितने नेता हैं। दीपक जी ठीक है, लौटते हो आपके पास। गुटबाजी नहीं है, छोटा मोटा मतभेद था, नेताओं में सुलझा लिया गया है, एकजुट है पार्टी। आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? देखो, सबसे पहले मैं आपको, ये अन्य पार्टी के प्रवक्ता साथियों को और हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बेतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये जैसे भाई ने बताया कि कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा तो इन्होंने आज बताई है। कल तक तो इनके प्रवक्ता ये कहते थे उनकी निजी यात्रा है। खुद इनके राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि भाई वो तो उनकी विजेंद्र की निजी यात्रा है। खुद भूपेंद्र हुड्डा जी का सोशल मीडिया पर भी आज भी वो बयान चल रहा है कि भाई वो तो मैं तो जाऊंगा नहीं। आज इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इनका हृदय परिवर्तन हुआ है राहुल गांधी के आने से। कल राहुल गांधी जी आ रहा है तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये इन्होंने मोहर लगा आ रहे हैं। अगर हम ये कहें कि आपके प्रधानमंत्री आ रहा है, ये शब्द थोड़ा ठीक बोलिए। अरे सुन तो जाए यार मेरी बात। अरे भाई जो इतने धमकी दे रहा है, ढंग से बोल ले। अरे धमकी तो तुम सुन रहा हूँ। अच्छा संदेश जनता ने तुम्हारे को नकार, अरे हम तो नकारे गए लोगों, जनता ने नकार दिया तुम्हारे को, जनता द्वारा नकारे गए लोगों। बौखलाहट में उलझुल बातें करते हो, उलझुल फैसले लेते हो। कल तक ये तुम्हारे प्रवक्ता यही इसी चैनल पर ये कहा करते, वो तो उनकी निजी यात्रा है। आज वो कांग्रेस की यात्रा कैसे होगी? हमारे प्रदेश की जनता पूछना चाह रही है।
दूसरा राहुल गांधी जी की बात ले ले, वही राहुल गांधी है आपका जो वहाँ पे जब प्राकृतिक आपदा आई थी, लोग तो वहाँ पे डूब रहे थे पंजाब में। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो इनका बाहर का दौरा था वो बीच में छोड़ कर जो दोबारा गए भी नहीं, वो उन्होंने एक आह्वान पे सारे हरियाणा की जनता पंजाब में टूट पड़ी थी सहायता के लिए, और राहुल गांधी विदेश में मौज ले रहा था। फिर किसान नेता बनने के नौटंकी करते हो तुम, इसलिए जनता ने तुम्हारे ऊपर नकार दिया। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कांग्रेस में शैलजा बहन कांग्रेस है, कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कांग्रेस में शैलजा बहन कांग्रेस है, कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कांग्रेस में कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, और एक नई कांग्रेस होगी राहुल नरेंद्र कांग्रेस। इस आपकी कांग्रेस में वो और कांग्रेस तो शामिल थी, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस शामिल नहीं थे विजेंद्र के साथ में, वो अकेला ने उसे डांडी भी डाली, वो अकेला धूप पर तप रहा है और अकेला घूम रहा है। तुम्हारा कोई भूपेंद्र हुड्डा गुट का कोई साथी उसमें शामिल भी नहीं हो तुम्हारे कांग्रेस का, और वैसे भी तुम्हारा डूबता जहाज है और तुम्हारे कांग्रेसी छोड़ के भाग रहे हैं। आज वो आपकी वहाँ पे पूर्व मेयर थी बहन जी मनवीर कौर गिल, आज वो पंचकुला में मेयर रह चुकी है, आपकी कैंडिडेट थी पिछली बार कालका से, वो पार्टी छोड़ दिया, वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपके यहाँ तो भागम भाग लग रही है, भागम भाग। रही बात FIR की, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है FIR होने से? आपने घुसपैठियों को बताया, आप घुसपैठियों वापस भगाए जा रहे हैं, आपका पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो आपका वोटर है। और जिस तरह से घुसपैठियों को इसमें दिल्ली में बसाया, वेस्ट बंगाल में, असम में, अन्य राज्यों में बसाया, बचाने वाले कौन थे? बचाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, वो आपका वोटर थे। आज वो हमारी पार्टी सत्ता में आ गई वहाँ पे तो भागम भाग लग रही है। पहले तो बर्मा के बॉर्डर पे और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपके टाइम में तो आने वालों की भीड़ लग रही थी, अब जाने वालों की भीड़ लग रही है। भागम भाग, क्योंकि उनको पता है कमल खिल गया है। ये आदरणीय विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की जीत है। ये हमारे आरोप आपके ऊपर भी लगाते हैं कि मेरा मुस्ताद जी फ्लो रुक जाएगा, एक मिनट मुझे दीजिएगा, विशेष प्रचार किया। बाकी एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओमकार जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। ओमकार जी, मैं सिर्फ एक मिनट कहना दीपक जी प्लीज जी। ओमकार जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के आने से सद्भाव यात्रा जिस तरह से चल रही थी उसके बाद एक एकजुटता आएगी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में? क्योंकि अब जो बयान आ रहे हैं एकदम अलग है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कार्यक्रम में शामिल होगा, इसके साथ ही जोर शोर से अपील की जा रही है यात्रा में शामिल होने के लिए, और पार्टी कह रही है कि हम एकजुट हैं। कांग्रेस की मजबूती देश में होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीका से बीजेपी तानाशाह हो रही है, लेकिन जो ये यात्रा है, अभी तक इस यात्रा का विरोध किया जा रहा था दूसरे गुटों के द्वारा। अब इस यात्रा में जाने के लिए सारे एकजुट हुए हैं, अच्छी बात है, एकजुट होना भी चाहिए, लेकिन जब तक दिल के मन मुटाव दूर नहीं होंगे तब तक एकजुटता सिर्फ स्टेज तक रह जाएगी। कल सारे शामिल हो जाएंगे, परसों वहीं का वहीं वापसी आ जाएंगे बैक पर। एकजुटता होनी चाहिए दिल से। पहले भी कई बार एक स्टेज पे सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, चलिए कांग्रेस का अपना मामला, एकजुट हो जाए, अच्छी बात है। आज प्रदेश की जनता डंडे खा रही है बीजेपी से। बीजेपी वाले को क्या दिक्कत? अगर वो एकजुट हो रहे हो जाए, उनमें 10 कांग्रेस है, 20 कांग्रेस हो जाए, आप अपनी बीजेपी संभालो। आप में कितनी बीजेपी है? अनिल विज की बीजेपी अलग है, किस किस की अलग है, किस किस की बताऊं? और घुसपैठिए की बात कर रहे थे ये, जरा ये तो बता दे, पिछले 12 साल से इनकी सरकार है। अगर कोई विदेशी घुसपैठी इंडिया में आता है तो ये मुद्दा गृह मंत्रालय का है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख के आया करो। घुसपैठिए कैसे आ जाएंगे देश के अंदर जब गृह मंत्रालय बीजेपी का है? और ये तो बता दो, पिछले 12 साल में भागम भाग तो आप कह रहे हो, अनपढ़ता का सबूत तो दे रहे हो। ये तो बता दो कितने घुसपैठिए भारत छोड़ के चले गए और किस स्टेट में कितने घुसपैठिए निकले? उन घुसपैठियों का धर्म क्या था? वो घुसपैठिए किस देश से आए थे? वो हिंदू थे, मुसलमान थे,
सिख थे या ईसाई थे, उनकी संख्या तो बता दो। ये जनता को बरगलाना बंद करो, और जनता तुम्हारे झांसे में ज्यादा नहीं आने वाली अब। ठीक है, आपने बंगाल जीता, कैसे जीता ये दुनिया देख रही। आज आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम सबका दुरुपयोग किया। आपने जो किया सामने आएगा, क्योंकि सत्ता बपोती नहीं है आपकी। सत्ता आज तुम्हारी है, कल किसी और की है। जो चाल, जो चलन, जो चरित्र आज आप कर रहे हो, कल जो दूसरा कुर्सी पे बैठेगा वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। एक बार मेरे को याद है, सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया था, तो पोरस से पूछा गया था आपसे कैसा सलूक किया जाए। सिकंदर ने पूछा था, तो पोरस ने कहा था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करे वैसा करो। बहुत बड़ी नीति सिखाई थी उसने सिकंदर। ये आपको भी सीख लेनी चाहिए। आप हमारा नेता नहीं है राहुल गांधी, आप उसके बारे में तू करके बात करते हो। कल को तुम्हारे मोदी जी के बारे में भी तू करके बात होगी। ये हमारी नैतिकता है। हम किसको कैसे बुलाएंगे, कोई हमारे को कैसे बुलाएगा। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे ही तो हमें आएगा वापसी। आज का मुद्दा, अगर कांग्रेस एकजुट हो रही है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो जाए, उनका आंतरिक मामला है, उनके नेता देखेंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं एकजुट हो पाएगी, क्योंकि इनकी विचारधारा अलग अलग है। जब तक विचारधारा एक नहीं होगी सभी नेताओं की, जब तक सभी नेता एकजुट होकर किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो राहुल गांधी जी है चाहे कोई है, उसको अपना नेता नहीं मानेंगे। जैसे हमारे नेता सर्वमान्य नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, हम सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी हम उनको नेता मानते हैं। जब तक कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के अलग अलग गुट के नेता एक नेता को नहीं मानेंगे, तब तक एकजुटता हो नहीं पाएगी। और 2024 में कैसे सरकार बनी बीजेपी, ये सर्वविदित है। 70+ सीटें आ रही थी कांग्रेस की, प्रचंड बहुमत। ठीक है। और सीटें कितने आई? 37। बीजेपी की 43 कैसे आई? वो इसीलिए आई है जो इनको हंसने का मौका मिल रहा है ना, कांग्रेसी साथी मेरे, ये आप लोगों की बदौलत इनको हंसने का मौका मिल रहा है। और आज जो जनता परेशान हो रही है, प्रताड़ित हो रही है, डंडे खा रही है, दुखी है, हताश है, और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है। अगर 2024 में इनका सही तरीके से संगठन बन जाता, टिकटों का वितरण ठीक हो जाता, आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना हो। मैं मानता हूं हमारी सरकार की कोई चांस नहीं थे, हमारी मात्र 2 सीट आई, लेकिन हमने हिम्मत दिखाई। चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रत्येक समस्या में गए। कोई भी समस्या हो, चाहे बिजली के बिल की बढ़ोतरी हो, चाहे भाखड़ा डैम का पानी रोका गया हो, चाहे परिवार पहचान पत्र का मुद्दा हो, चाहे पेंशन काटने का मुद्दा हो, सड़क से लेकर विधानसभा तक हमने आवाज उठाई। और आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग एक बात मानता है कि अगर कोई सर्वमान्य नेता तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, अगर कोई दमदार नेता तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, अगर कोई ऐसा नेता है जिसके पास सत्ता नहीं है पिछले 21 वर्ष से, लेकिन फिर भी अधिकारी उसकी बात सुनते हैं और मानते हैं, वो अभय सिंह चौटाला है। अगर कोई ऐसा नेता है जो डीसी को कह देता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, डीसी 2 मिनट में आ जाता, तो वो अभय सिंह चौटाला है। आज अभय सिंह चौटाला की सर्वमान्यता बड़ी है। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 2029 के चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन आज एक अच्छी बात है, अगर कांग्रेस एकजुट होती है तो हमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। राजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। राजेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि हम एकजुट हैं, एकजुटता का संदेश राहुल गांधी जब पहुंचेंगे सद्भाव यात्रा के माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि एकदम से आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। जब हाईकमान की मौजूदगी होती है, जब आप पर नजर रहती है हाईकमान की, तभी आप इस तरह का एकजुटता का संदेश देते हैं, इसके बाद वो अपने अपने गुटों में बदल जाते हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अवसर मिला है ना कहने के लिए। यात्रा जब शुरू हुई तब उनके साथ कोई नहीं जुड़ रहा था, और जब राहुल गांधी जी आने लगे तो सभी जुड़ने लगे। तो ये जो जितना फासला रहा है, तो उस फासले के बीच में भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है अपनी बात रखने का मौका मिल गया, उनको तंग करने का मौका मिल गया। अब सवाल ये है कि ये पदयात्रा जो थी,
ये तो एक तपस्या है अगर देखा जाए तो। इस पर जो है इनको गुटबाजी करने की जरूरत नहीं आती। अगर वो अकेले अपने हिसाब से चल भी रहते तो कह दिया जाता भाई उनकी तपस्या है वो कर रहे हैं और हम जो है क्योंकि पद यात्रा तो उनकी अपनी है जी निजी। ऐसे देखा जाए तो पद यात्रा तो निजी पद यात्रा हमेशा निजी होती है। उसमें पार्टी की क्या योजना है? पार्टी का तो कोई कार्यक्रम आता है तो फिर सभी चलेंगे उसमें सामूहिक। अब राहुल जी पहुंच रहे हैं तो वो तो सामूहिक हो गया, फिर तो निजी कहा रहा। वो तो उनका व्यक्तित्व सामने आना चाहिए ना। उन्होंने तो निजी इसलिए बनाई थी कि वो उनका व्यक्तित्व दिखाई दे कि भाई मैं तपस्या कर रहा हूँ, पार्टी को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी राहुल जी ने की थी तो राहुल जी के साथ तो तमाम नेता जुड़ जाते थे, वो गलत बात है। लेकिन राहुल जी की भी जो है एक तरह से वो उनके व्यक्तित्व को उभारने के लिए थी और वो जो है देश को समझना भी चाहते थे और उन्होंने अपना मैसेज भी दिया लोगों को। तो वो इसी तरह से ब्रजेंद्र सिंह भी चाहते थे। तो उसमें ये कहा जा सकता था कि भाई निजी यात्रा है लेकिन हमारा समर्थन है, उसमें हम नहीं जाएंगे और हम सब जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कहने की जरूरत थी नहीं। अब कांग्रेस भी जो है मौका दे देती है भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर वो कहने से वो बात चुकने वाली है और वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि जो प्रतिद्वंदी दल है वो एक दूसरे पर घात लगाते हैं। तो वो राजनीतिक घात उन्होंने लगा दिया कि भाई ये गुटबाजी है, सवाल ये। और फिर ये जो इस तरह का माहौल बन रहा है, चलिए तो ये टेम्परेरी वेव नहीं, लहर की तरह नहीं होना चाहिए। ये स्थायित्व दिखाई दे कि वहाँ जब भी कोई कार्यक्रम हो, कोई नेता स्टेप ले ले इस तरह का, तो ठीक है, उसमें विरोध भी क्यों? तो ठीक है कि आप नहीं जा रहे हैं, आप कहिए कि चलिए वो उनका अपना व्यक्तित्व बाहर पद यात्रा है और वो जा रहे हैं तो हमारी सद्भावनाएं उनके साथ है। ये कहने में क्या परेशानी है? जी तो ये कहना चाहिए, समझदारी का बयान जाना चाहिए था। वो मुद्दा मिल गया उनको। जब राहुल जी आने लगे तो सभी जाने लगे। फिर तो ऑफिशियली ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऑर्डर कर दिया, सबको जारी निर्देश जारी कर दिए। विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, चुनाव लड़ चुके जिला अध्यक्ष सब जाएंगे और जहाँ चुनाव है वहाँ वो नहीं जाएंगे, उनको छूट दे दी गई है। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था है वो पहले से ही दिखाई देती है शुरू से। तो भी ठीक है, वो पार्टी को हिट करने जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार ही होगा इस तरह से, तो समर्थन देने में क्या परेशानी? उससे कोई बहुत ज्यादा कोई मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहे थे वो तुरंत ही। तो अभी तो चुनाव लड़ना पड़ेगा कांग्रेस को गुटबाजी खत्म करके, तभी प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को कि हम यूनाइटेड है, मजबूत है, एकजुट है। अब ये निकाय चुनाव आपके बिल्कुल दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है, तो ये आपको साबित करना है कि चुनाव में क्या स्थिति रहती है। अच्छा प्रदर्शन करें मिलके। चलिए ये जो है पद यात्रा के समय जो एकजुटता होगी, हो सकता है कि वो चुनाव में कुछ अच्छा परिणाम दिखा दे, क्योंकि 10 मई को फिर मतदान ही होना जी। इधर वो जो है कल छुट्टी रहे तो हो सकता है उसका कुछ प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना रहे उनकी एकजुटता का, और वो जो है मतदान के दौरान भी जो उसका प्रभाव बना रहे और सब एक अच्छी तरह से मतदान हो पार्टी कांग्रेस के पक्ष में, वो जो है भारतीय जनता पार्टी का ताकत के साथ मुकाबला कर सके। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है दीपक जी, राहुल गांधी जब पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में और इसका असर आपको लगता है कि होगा निकाय चुनाव में, एक मजबूती मिलेगी पार्टी को? देखिए, पहले तो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी नहीं है, ये जनता के दिलों को जीतने की तैयारी है और जनता के दिलों को सदा हम जीतते रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग और ईवीएम के कारण जो है वो जनता के दिल भी टूटे और हमारे, अरे इनको चुप कराइए भाई, इनको चुप कराइए प्लीज। आप अपने समय में बोलिएगा, सभ्य व्यक्तियों को चुप कराइए। हाँ, तो ये जनता का मान सम्मान है, ये जनता के साथ हम हैं और कांग्रेस हमेशा बदलेगा हालात और कांग्रेस का हाथ सदा जनता के साथ है। और रही बात हमारे कुछ नेताओं ने उस समय में इस सद्भावना यात्रा के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, वो एक उनकी अपनी व्यक्तिगत राय थी। लेकिन ऊपर से जो पार्टी का जो ऑर्डर है, पार्टी पूरे प्रोटोकॉल के साथ चल रही है। सभी को इसके अंदर जो है पहुंचने का जो है कल का निमंत्रण है और भारी जन समूह और आम जनता जो हमारे हरियाणा की जो त्राहिमाम कर रही है भाजपा सरकार के कारण, वो सारे के सारे लोग वहां पहुंचेंगे। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि धर्म रक्षिति रक्षिताः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है और सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत।
अगर आप इंसानियत के धर्म को मानते हैं तो आप जीवन देखिए, हंसिए, हंसने से मेरे को बहुत अच्छा हंसना आता है। आपसे, आप ही से सीखा है ये हंसना। सत्ता में हर आदमी हंसता है। आज आपकी सत्ता है तो आप हंस रहे हैं, गुलगुले खा रहे हैं, कभी भू माफिया के साथ खा रहे हैं, कभी 2 नंबर की जमीनें, कभी 2600 कॉलोनियां इलीगल, कभी SIR, घुसपैठिया हमें कह रहे हैं मुस्कान जी। इनसे पूछिए, 14 साल हो गए, आज तक आपने SIR ला के, होम मिनिस्ट्री आपके पास, हम तो सदा ही धर्म रक्षक है। हमने तो सदा ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आप भी कभी ना कभी कांग्रेस की, आप भी कभी कांग्रेस की विचारधारा में रहे होंगे मेरे भाई। आप धर्म के खिलाफ है, हम धर्म के खिलाफ नहीं है। राम का अनुसरण करने वाले सबसे पहले हम हैं। जरा आप चुप होकर सुनेंगे, आपने सुनने की भी मादा नहीं है, आप सुनना भी नहीं चाहते, आपको सुनने की जरूरत भी नहीं है, आप बोलते रहिए। अगर अरे भैया सुन लीजिए प्रभु जी, ओ मेरे राम जी सुन लीजिए, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। मुस्कान जी, इनको जरा चुप कराएंगे आप, इनको जरा चुप कराएंगे। मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ा संतुलन में रहे, आपका संतुलन खो रहा है। आपके प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष के बारे में कभी कहते हैं कि उनका मेंटल बैलेंस ये है। आपको शर्म आनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है। आप हमसे सीखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भी जी कर बोलते हैं। उनकी बनाई हुई जो पॉलिसीज थी उनको कांग्रेस ने इंप्लीमेंट किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना सम्मान देते थे। भाजपा तो उस समय की भाजपा के बारे में सोचिए, आज भाजपा क्या है। आज भाजपा ने अपना केवल मात्र एक ही सिस्टम बनाया हुआ है कि बाय हुक बाय क्रुक आपने सत्ता को कैसे हासिल करना है। आप सत्ता के लिए SIR करा लो, EVM, चुनाव आयोग। आपके अपने नेताओं में एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है और ऐसे लगातार बयान सामने आते रहते हैं उनकी ओर से। और आपने अभी खुद कहा कि पहले क्या, देखिए पता क्या है, मैं थे, अभी पार्टी की तरफ से ऑर्डर आया है इसलिए उन्हें जाना है और बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता। कहीं ऐसे तो नहीं हो गया? रुक जाइए, अब एक आप इनको चुप कराइए फिर मैं बोलूंगा। आप ये चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा। दीपक जी चुप है वो। मेरे को बड़ों का अपमान करने की आदत नहीं है, मेरे से अपना अपमान ना कराएं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। दीपक जी, क्या ऐसा हो रहा है कि 2 बच्चों में मान लीजिए लड़ाई हो जाती है, उसके बाद वो जबरदस्ती हाथ मिलवाते ना कि हाथ मिलाना है, दोस्ती करना है, वैसा कुछ हो रहा है क्या? हो जाती है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। अपने अपने विचार हैं, अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर नेता काम करता है। आज मैं अनिल विज जी के बारे में कहूं, हमारे माननीय नेता हैं हरियाणा के, और जब कोई भी सीट नहीं आती थी भारतीय जनता पार्टी की तो वो अकेले जो थे वो अनिल विज जी थे, जो कितने टाइम से शुरू से लेकर आज तक भाजपा के एक जो है विधायक बनते आ रहे थे। उनका मान सम्मान आज ये क्या कर रहे हैं आप खुद देख रहे हैं। आज इनके रामविलास शर्मा जी, जिनके पास मैंने खुद जाकर काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े शीर्ष नेता, वो आज कौन से मंच पे खड़े होते हैं आप जरा बताएंगे। उसके बाद मंगल सेन जी, जो इतने बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, विचारों में तो सबके अंदर सारी पार्टियों में विचार मतभेद होते हैं, एक व्यक्तिगत राय होती है। किसी का एरिया रोहतक है, किसी का एरिया सोनीपत है, किसी का एरिया करनाल है, किसी का कहीं है, ऐसा है। ये सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारी बहन कुमारी शैलजा जी सदा आदरणीय है, हमारी सांसद हैं सिरसा से। उन्होंने अपने एरिया के अंदर इतने काम किए हैं, वो सदा जनता के साथ रहती हैं। है क्या है तो कांग्रेस ना, लिखा तो कांग्रेस जाएगा ना। अगर कोई व्यक्ति आपस में अपने व्यक्तिगत मतभेद रख रहा है, देखिए वो उसको आज नहीं करनी। सर प्लीज आपसे नहीं पूछेंगे, आपकी पार्टी से नहीं पूछेंगे किसको लड़वाना है। हम देखेंगे, हम अपनी गलतियां हैं या हमारी जो भी रणनीति होगी वो उसके बारे में हम खुद सोचेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। आप अपनी गलतियों को सुधारिए, हमारी ओर इशारा मत कीजिए। अब आज देखिए इनके पेट में कैसा दर्द हो रहा है कि अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं और सभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारे कर्मठ साथी हैं, कांग्रेस में आज की डेट में सभी सेवक हैं
और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनको कार्यकर्ता के लिए की तरह ही रहना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का एक स्पष्ट संदेश है। जिस दिन से हमारा संगठन बना उस संगठन में राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही कि सब लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करना है, क्योंकि कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है, ये बलिदानों की और शहीदों की पार्टी है। अगर इनसे पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी से कि आपने कितनी शहीदियां जो हैं देश के नाम दी है, तो मेरे ख्याल से ये एक भी नाम नहीं गिना पाएंगे। और अगर हम गिनाने से शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से सारी डिबेट इसी में चली जाएगी। आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये उस वहां उनकी कांग्रेस है और भारत रत्न अंबेडकर जी की कांग्रेस है ये। हम इसे छोटा ना समझे, महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद की कांग्रेस है ये। और ये कांग्रेस जो है इतनी बड़ी कांग्रेस है, इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई मतभेद हो गए और लेकिन इनको और आज एक मिनट आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। अगर आप यात्रा को लेकर कुछ कह रहे हैं तो आप कंप्लीट कीजिएगा, वरना जो आप आरोप लगा रहे हैं उन पर उसका मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं यात्रा के लिए कह रहा हूँ, मैं यात्रा की ही बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं, कांग्रेस एकजुट हो रही है और कांग्रेस के साथ जितनी भी विपक्षी पार्टियां जिनका हमारे साथ संबंध है, हम उनसे भी विनती करते हैं कि भाई वो भी हमारा साथ दें और एक साथ जुट होकर हम लोग जो है ये जो कुशासन की और कॉरपोरेट की सरकार है और जिसमें महंगाई एक चरम सीमा पे गई हुई है, इसको जो है हम सत्ता से इनके सत्ता के नशे से उतारने का काम करें। और एक और चीज बड़ी सुंदर मैं रामराज जी को और तो नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा कि सत्ता का अभिमान इतना अच्छा नहीं है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो आपको उसकी वाहवाही करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है तो आपको भी कहना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा, राम रथ यात्रा चलाई थी। हमारे किसी भी प्रदेश में जितने प्रदेशों से वो गए उनको कहीं भी नहीं रोका गया था। आप देखिए, और हमारे साथ जो है ये हर समय रिवेंज की राजनीति करते हैं। ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये देश को एकजुट करने का विषय है। और अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कीजिए, केवल कांग्रेस के पीछे मत पड़िए। ठीक है, जवाब दे दीजिए रामराज जी। वो कह रहे हैं कि बयान तो आपकी तरफ से भी सामने आते रहते हैं, कुछ मतभेद है हो जाते हैं पार्टी के नेताओं के बीच में, जिन्हें सुलझा लिया जाता है। पार्टी अगर एकजुटता का संदेश दे रही है, कुछ अच्छा काम कर रही है, तो इससे क्या दिक्कत है आपको? देखो, मैं पहले अपनी पार्टी की बताऊं। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है हमारा, और इतना बड़ा संगठन बगैर अनुशासन के नहीं चल सकता। हमारी पार्टी में अनुशासन है और हमारी पार्टी में राजा का बेटा राजा नहीं बनता जैसे इनकी पार्टी में बनता। हमारी पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता, एक किसान मजदूर का बेटा, हमारा महामहिम, आप एक आदिवासी महिला हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। एक किसान मजदूर का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति वो हमारा कुछ भी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भाजपा में संभव है। और जहां तक इन्होंने बात करी, इन्होंने दो महापुरुषों की बात करी। महापुरुष तो हमारे लिए सदैव आदरणीय है। और इन्होंने बात करी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। इन्होंने इनसे पूछिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने हरवाया, जबरदस्ती हरवाया और उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया। उन्होंने मजबूर होकर अलग पार्टी बनानी पड़ी, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। दूसरा, इन्होंने सरदार पटेल जी की बात करी। सरदार पटेल जी बड़े आदरणीय है, पूजनीय है। उन्होंने रियासत तोड़ी और भारत को एक सूत्र में बांधा। जबकि उनके पास में वोटों की संख्या ज्यादा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में एक वोट था, वो तो इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। और वो पंडित जी को तो प्रधानमंत्री बना नहीं दिया भैया, सरदार पटेल जी को इन्होंने पीछे रख दिया। अगर सरदार पटेल जी अगर प्रधानमंत्री होते तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। इन्होंने पीओके को थाली में परोस के जिस तरह से उसको पाकिस्तान को दे दिया, आज हमारे देश का नक्शा और कुछ होता, पीओके भारत का हिस्सा होता। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब सद्भाव यात्रा करें, कुछ भी करें, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हमारे को तो देव तो अरे आपको शर्म आनी चाहिए जो आप ऐसी बातें देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में करते हैं। लगातार शर्म आनी चाहिए आपको इस बात के लिए। बनी, देव तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी और लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी ये जो लोकतंत्र बचा हुआ है ना, ये कांग्रेस की देन है। आपकी सरकार बनी जो प्रधानमंत्री आपकी आवाज मुझे थोड़ा सा हमारी दुरुस्त करने के प्रयास करते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक मिनट हमारे ओमकार जी, एक मिनट जी लौट रहे हैं आपके पास। ओमकार जी, कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि बड़ी गलत बात करते हैं, होने का ये एकजुट होने का समय है और विपक्षी पार्टियों को तो एक साथ आना चाहिए। आप समर्थन देते हैं क्या इस बयान जी? को? हमारे ऊपर हमारे को शर्मा जी रुक जाइए, लौट रहे हैं आपके पास। अरे मेरे भाई, आप दुल्हना कांड, बहन कांड, कन्हैया कांड को भूल गए क्या? इसलिए जनता ने आपको नकार दिया, 2 पे लाया छोटा, आगे 2 भी नहीं आनी आपकी। ये हमारे को तो नशा बता रहे। ठीक है सर, आपने क्या कुछ कहा मैं समझ गई, मैं जवाब लूंगी। ओमकार जी, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, विपक्ष को एकजुट होने का समय था। 2024 के चुनाव से पहले जब हमारी रैली हुई थी, बहुत जबरदस्त रैली जींद की हुई थी, उसमें नीतीश कुमार जी भी आए थे, त्यागी जी भी आए थे, देश के बहुत बड़े बड़े नेता आए थे। उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। उसके बाद इंडिया गठबंधन बना, लेकिन उस इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी पार्टियों को नहीं लिया गया। कुछ महत्वाकांक्षी नेता थे कांग्रेस के, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने दी, चाहे केंद्र की हो। आप देखो 240 सीट रहेगी बीजेपी। अगर बाकी की विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस इकट्ठा कर लेती तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार बनती, और हरियाणा में तो कतई ना बनती, क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किया। आज भी जो कांग्रेस मजबूत होने की बात कर रही है, हो जाए तो दुख किसको है? विपक्ष मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये ऊपर से नोटिस आया है, आदेश आया सबको कि सबने पहुंचना है। जो नहीं कोई पहुंचेगा उस पर कार्रवाई होगी। मजा तब होता है जब बड़ा नेता आ रहा होता, हमें पता लगता है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं, हम पहुंचते हैं, अपनी मर्जी से पहुंचते हैं, कोई आदेश नहीं आते। मजा तब आता है जब अपने आप सारी जनता पहुंचे, अपने आप सारे नेता पहुंचे, अलग अलग गुटों के नेता अपने आप पहुंचे। आदेश दे के बुलाया तो क्या बुलाया। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता की एक बात का जवाब देना चाहता हूं जी। ये परिवारवाद की बात करते हैं, जरा ये तो बता दें बांसुरी शर्मा कौन है और श्रुति चौधरी वो कौन है, उनकी माता का क्या नाम है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक है, वो कौन है, बेटे नहीं है उनके। और इसके बाद वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह कौन है, प्रेम कुमार धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर कौन है, येदुरप्पा का बेटा विजेंद्र कौन है, मेनका गांधी का बेटा वरुण गांधी कौन है। ये परिवारवाद बीजेपी में है किसी और में है कि किसी और पार्टी की बात कर रहा था मैं। इनको अकल नहीं है, बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। ये क्या बात कर रहे थे, कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं? मैं कश्मीर का हूं, मैं जानता हूं कश्मीर को। क्या जानते हैं कश्मीर के बारे में? उस समय पैदा हो जाते तुम, जिस समय कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उसमें पैदा होना चाहिए था तुम्हारे को, तुम कर लेते विलय। जिन परिस्थितियों में कश्मीर का विलय हुआ आपको कुछ नहीं मालूम, अंधभगत हो आप। कभी बेले होके मेरे पास बैठना, मैं बता दूंगा मैं कश्मीर का हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज देश और प्रदेश में विपक्ष बटा हुआ है। अगर विपक्ष एकजुट होता तो बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आएगी। आप भी देख लीजिए बंगाल में जो बीजेपी जीती है, अगर विपक्ष की वोटें एक तरफ कर दी जाए, बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। और मुझे लगता है, देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है जी। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके केंद्र की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा था। प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए की नीति पर चलते हुए
आप खुद प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उप प्रधानमंत्री का पद लिया था। अब भी मेरे को उम्मीद है कि आज जिस तरह से देश में तानाशाही चल रही है, ईवीएम, ईसी, इनकम टैक्स, ईडी, ठीक है, पुलिस, इन सब का राज चल कुल रहा है। मिलाकर आप ये कह रहे हैं मेरे को उम्मीद है आने वाले कि समय में विपक्ष में एकजुट होगा। याद करो शर्मा जी वो कह रहे हैं कि हालात तो आपके यहाँ भी खराब है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाते हैं आप इनकी खराब विपक्ष है। पर, कांग्रेस पार्टी जनता पर। बहुत बढ़िया है, जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। बहुत मिर्च जनता लगती है तुम्हारे को। लगातार ठीक है, तीसरी सुन बार लीजिए केंद्र में हमारे जी, शर्मा जी। एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन जनता लगवा के का आए। लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हालात खराब है तो इनकी खराब है खुद की, कांग्रेस जी की गोली खा के बैठा करो। पार्टियों की। हालात खराब है तो इनकी खराब है एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन लगवा के कांग्रेस की बैठा करो। इनकी, क्योंकि इनको मुस्कान पाना जी, नहीं ठीक है, है। ठीक है इनको बोलो सर, डिबेट में आने से पहले किसानों को इंजेक्शन लगवा बचा दिया वो करो। बोल रहे हैं, कभी सुन लीजिए मजदूरों को सर, भड़का जवाब सुन देते लीजिए। थे। बहुत मिर्च किसान लगती है। शर्मा जी इनकी बोलिए। बेकाई में नहीं आ रहे आप। हालात गोली खा खराब के है आया तो करो। इनकी मैं कुछ खराब है कहूं? रुक जाइए सर, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। शर्मा जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, आप जवाब दीजिए। ऐसा आरोप मैं लगा रहे हैं, बता आपसे रहा हूं, आरोप जिस तरह लगाते हैं विपक्षी पार्टियों पर, कांग्रेस पर, और हालात तो आपके यहाँ भी वही कुछ बने हुए हैं। हालात खराब है तो इनकी कितने उदाहरण तो बता दिए मैंने। खराब है, परिवारवाद के और बता दूं। हालात खराब है, ठीक इन है, लोगों की ओंकार जी। पार्टी के हालात और खराब उदाहरण है, इनके बताओ हालात परिवारवाद खराब के है। इनके। सुन और लीजिए, जनता सुन का लीजिए। आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। जनता तो बहुत सुखी है। पहले किसानों को भड़काते आप थे, चिंता ना किसान की कीजिए। भड़काई में नहीं जिस आ दिन रहा, विपक्ष मजदूरों को एकजुट भड़काते थे, होगा, मजदूरों की ठीक है, भड़काई में नहीं आ रहे ठीक है। अब। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री ने भारत को अरे भैया, विकसित कैसे बनाने का सुन के स्वप्न कान देखे पकड़ इसको दिए साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित अरे आप रहते तो हैं, कुलदीप जो सिंह, हमारे सम्राट हैं, आपको कुछ चाहिए। आधी आबादी का जो हमारी सरकार ने किया, ब्रिजभूषण हमारी शरण, हमारी सरकार ने किया, उससे पहलवानों को मारे गए डंडे। दीपक जी लौट ही नहीं है बस अपनी आपके पास। बहनों को और ज्यादा मजबूत करना चाह रहे ठीक थे, है। लेकिन इन्होंने आरक्षण का विरोध किया, इसलिए बहनों ने बदला लिया। और जहां जहां चुनाव होगा हमारी बहनें इनसे बदला लेंगी। हम अपनी बहनों का संख्या बल बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है दीपक जी, आपकी पार्टी में एकजुटता नहीं है, जिसका नतीजा चुनाव परिणामों में दिखाई देता है, और जनता आप पर भरोसा नहीं कर ऐसा कुछ नहीं पा है, रही ऐसा है। कुल कुछ मिलाकर नहीं वो ये कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? ठीक है, बोलिए। मैंने क्या कहा? मेरे बड़े भाई रामराज जी जरा चुप हो गए तो मैं कुछ कहूं। इन्होंने बोल दिया पार्टी के बारे में। प्लीज 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 शांति, प्लीज हाँ, चुप है शांति। वो। अरे हम लड़ने नहीं आए, हम अपनी पार्टी की बात रखने आए हैं। आपने अपनी पार्टी की बात रखी, अब हमें रखने दीजिए प्लीज। देखिए, बैंकों में हमारा पैसा, जनता का पैसा, निगम का पैसा सुरक्षित नहीं। उसके बाद महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, उसके बाद महिला अपराध में हरियाणा नंबर 1, उसके बाद निगमों में भ्रष्टाचार, और आ गई है अब भाजपा की सरकार। अब देखिए, मैं आपको भाजपा की सरकार के बारे में, आप मेरी बात सुन रही है मुस्कान जी? जी हाँ सर, सुन पा रही हूँ मैं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है मुस्कान जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने कांग्रेस की नेता, आपकी ना डबल आवाज आ रही है उसमें, जितने कांग्रेस के नेता थे हमारे आदरणीय नेता, अगर मैं शुरू करूं चौधरी देवीलाल जी के परिवार से, तो चौधरी देवीलाल जी के परिवार से इन्होंने क्या प्रलोभन देकर चौधरी रंजीत सिंह जी को भाजपा में शामिल किया, भाजपा का उन्होंने सपोर्ट किया। उन्हीं के पौत्र जो है दुष्यंत चौटाला जी ने अगर भाजपा का पिछली बार सपोर्ट ना किया होता तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। अब मैं इस विषय पे नहीं जा रहा हूं, मैं इनको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि भाजपा कैसे बनी। अब आ जाती है चौधरी भजनलाल जी के परिवार की बारी। चौधरी भजनलाल जी इतने मान सम्मान के योग्य मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, जिन्होंने हरियाणा का चहुमुखी विकास किया। अब उनके पुत्र हमारे कुलदीप बिश्नोई जी को क्या उनको दिक्कत आई कि वो भाजपा में चले गए। अब भाजपा, कांग्रेस से भाजपा में आप गए हो, वहां आपको क्या सम्मान मिला। और अभी अभी इनकी जो एक सांसद है रेखा शर्मा जो है, उन्होंने भजनलाल जी के बारे में कैसी टिप्पणी करी, इनके नेता खुद बताते हैं। इनका भाषा के ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, ये किसी का सम्मान नहीं करते। आप देखिए, जो पूर्व के प्रधानमंत्री रहे, हमारी पार्टी से रहे या अन्य पार्टियों से रहे, कांग्रेस कभी भी उनके आगे श्री
या उनका मान सम्मान लगाते हुए कभी नहीं हिचकती और सदा हम उनका मान सम्मान करते हैं। चाहे भला ही हमारी विचारधाराएं अलग हो, हम धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हम इसी स्लोगन से ये गाना सुनते हुए हम पैदा हुए और ये गाना सुनते सुनते ही हम चले जाएंगे दुनिया से। अच्छी बात है। अब अगली बात सुनिए। चौधरी बंसीलाल जी का परिवार, चौधरी बंसीलाल जी के परिवार में इन्होंने सेंध लगाई। अब चौधरी बंसीलाल जी का परिवार आज बीजेपी में चला गया। चलो, उनकी क्या मजबूरियां थी या उनके साथ क्या किया गया, ये तो भली भांति वही बता पाएंगे या भाजपा बता। अरे मेरे भाई, डूबते जहाज में कौन बैठेगा? अब आ जाते हैं जिंदल परिवार पे। अरे भाई सुन लीजिए, अरे ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए दीपक जी, समय की जरा कमी है। दीपक जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए अपना सेंटेंस। अब जिंदल परिवार तो मेरा सिर्फ कंक्लूड कर देता हूँ कि ये जो भाजपा है ये हर तरह का आज सत्ता के नशे में चूर होकर, और जो आप समझते हैं कि पैसे का बोलबाला है, तुम्हारी दौलत नहीं है। अब वही बात है कि जो कॉर्पोरेट की सरकार होती है वो किसी को भी किसी भी तरीके से अपने कुनबे में शामिल करने में ज्यादा देरी नहीं लगाती। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कुछ। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, जिसको स्वर्गीय चौधरी अजीत पवार जी के सवाल ये हो रहा है कि क्या राहुल गांधी के आने से और इस तरह के कार्यक्रम करने से पार्टी मजबूत होगी आगे? मैं राहुल गांधी जी का कुछ नहीं होना। धन्यवाद करता हूँ कि वो हरियाणा के दुख सुख के अंदर हर जगह पहुंचते हैं। कभी किसान की बेटी के किसी, अरे मेरे भाई, आज अध्यय परिवर्तन कैसे हो गया आपका, ये बताइए। प्रदेश की जनता ये पूछना चाह रही है आप लोगों का, हृदय परिवर्तन आज कैसे हो गया? आपके हृदय में कोई दिक्कत हो गई है? हमारा हृदय शर्मा जी जवाब। दीपक जी आप सुन लीजिए प्लीज। दीपक जी सुन लीजिए अब। शर्मा जी आपका जवाब। गांधी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी। देखो, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, कल तक ये दीपक भाई और इनके प्रवक्ता कल तक ये कहा करते विजेंद्र जी की ये निजी यात्रा, और नेता प्रतिपक्ष से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा भाई मैं शामिल नहीं होऊंगा। कल तक उनकी निजी यात्रा बता रहे थे, आज हाईकमान का ऊपर का डंडा बरस गया, ऊपर से आदेश जारी हो गए, तो ये सारे उसके महिमा मंडल कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। अगे तो पार्टी की यात्रा तो, अरे मेरे भाई, एक दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जब सारे नेता वहाँ शामिल हो गए? भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट उसमें शामिल नहीं हुआ था पहले। ठीक है, कौन कौन तो उनकी निजी यात्रा बता रहे थे। एक रिएक्शन राजेंद्र जादौन जी आपका भी इस पर, आपको लगता है कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में जिस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। राजेंद्र जी, नाम की लूट सके। दीपक जी सुन लीजिए। दीपक जी, यात्रा का समापन होने वाला है। राहुल जी आ रहे हैं तो यात्रा समाप्ति की हो रही है। तो कुछ उसका जो उन्होंने सारे विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा की है, पद यात्रा की है, और निकट संपर्क के लोगों से बातचीत की है, तो कुछ पार्टी के हितों को कहना चाहिए क्या अनुभव उन्होंने बदले हैं और आगे कांग्रेस के आधार पर क्या रणनीति तय करेगी, क्या काम करेगी जो जनहित में होगा और पार्टी को मजबूत करने वाला होगा। तो ये देखने वाली बात है। विवाद तो तमाम चलिए हो गए और अब तो समाप्ति की ओर है। राहुल जी आ रहे हैं तो सारा समाधान ही हो गया, सब जुट गए, एकजुट हो गए सब। तो अब जो है एकजुटता के साथ कोई उसका निष्कर्ष भी तो निकल कर आना चाहिए कि इस पद यात्रा ने ये निष्कर्ष दिया है और जनहित में ये सब काम जरूरी है और सरकार के समक्ष ये मुद्दे उठाए जाना जरूरी है और पार्टी को इस तरह से आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। क्या कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, मन से देखना होगा। जी ओमकार जी अपनी बात रखिएगा। मुस्कान जी देखिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पार्टी एकजुट हो, किसी को कोई इतराज नहीं, लेकिन दिल से जाने तभी बात बनती है। और बीजेपी के बारे में एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। जिस पार्टी ने भी बीजेपी से समझौता किया है, बीजेपी उस पार्टी को खा गई। जो व्यक्ति बीजेपी में गया, बीजेपी ने उसका कैरियर खराब कर दिया। आज दुष्यंत चौटाला कहाँ है, आज जेजेपी कहाँ है, आज कुलदीप बिश्नोई कहाँ है, और कल को देख लेना किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कहाँ पे होंगे। ठीक है, आज जितने क्षेत्रीय दल थे जिन्होंने बीजेपी से समझौता किया, इस पे विश्वास किया, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन सब का हाल क्या है? जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी हमारी। जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके बड़े नेता
राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, समय की जरा कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं हरियाणा के दौरे पर, सद्भाव यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।